हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर की। नेशनलिज्म क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, गांधी जी कैसे इंडिया आए, उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट किए, बारदोली मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट और अवध पीजेंट मूवमेंट की बात की। उसी को देखते हुए हम लोग इस चैप्टर के आगे बढ़ते हैं। रिबेलियन इन द कंट्री साइड, जो कि एक ट्राइबल मूवमेंट था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिर्फ सिटीज़ और फार्मर तक ही लिमिटेड नहीं था। ट्राइबल यानी आदिवासी कम्युनिटीज़ और प्लांटेशन वर्कर ने भी इस मूवमेंट को अपने तरीके से समझा, लेकिन उनके लिए स्वराज का मतलब गांधी जी से थोड़ा अलग था। हर ग्रुप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से आज़ादी का मतलब निकाल रहा था। आदिवासी यानी ट्राइबल लोग भी गांधी जी से इंस्पायर हुए, लेकिन उनके लिए स्वराज का मतलब था जंगल पर अपना हक वापस पाना, ब्रिटिश के फॉरेस्ट लॉज ख़त्म करना, अपनी ट्रेडिशनल लाइफ को दोबारा जीना। यानी उनकी प्रॉब्लम फार्मर और सिटी के लोगों से काफ़ी अलग थी। गुडेम हिल्स, जो कि आंध्र प्रदेश में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया। इसके बाद ट्राइबल लोग जंगल में अपना कैटल नहीं चरा सकते थे, लकड़ी नहीं ला सकते थे, फ्रूट्स और फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट नहीं कर सकते थे। इससे उनके इनकम और डेली लाइफ दोनों पर बुरा इफ़ेक्ट पड़ा। जंगल ही नहीं छीना गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्राइबल से रोड बनवाने के लिए बेगार यानी फ्री लेबर भी करवाया। ये देखकर ट्राइबल लोग और गुस्से में आ गए और उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट शुरू कर दिया। ट्राइबल मूवमेंट के लीडर थे अलूरी सीतारामा राजू। लोग मानते थे कि उनके पास स्पेशल पावर है, वो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, लोगों का इलाज कर सकते हैं, बुलेट से भी बच सकते हैं। इसीलिए ट्राइबल लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे। अलूरी सीताराम राजू जो थे, वो गांधी जी की रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने लोगों को कहा, खादी पहनो और शराब छोड़ दो, लेकिन एक बात में वो गांधी जी से अलग थे। गांधी जी अहिंसा यानी नॉन वायलेंस थे, तो वहीं राजू ज़रूरत पड़े तो वायलेंस भी यूज़ करो, उनका मानना ऐसा था। राजू के फॉलोअर्स ने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, ब्रिटिश ऑफिसर को टारगेट किया और गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दी। अब आखिर गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? जंगल में छुपकर अचानक अटैक करना और फिर वापस चले जाना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाद में 1924 में अलूरी सीतारामा राजू को पकड़कर एग्जीक्यूट यानी फांसी दे दी, लेकिन आज भी उन्हें आंध्र प्रदेश का फोक हीरो माना जाता है। अब हम देखते हैं स्वराज इन प्लांटेशन। प्लांटेशन वर्कर की प्रॉब्लम अलग थी। टी प्लांटेशन वर्कर्स आसम में रहते थे, उन्हें गार्डन्स के अंदर ही रहना पड़ता था। उनके लिए फ्रीडम का मतलब था जब चाहे प्लांटेशन छोड़ सकें, अपने विलेज जा सकें, फैमिली से मिल सकें। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इस लॉ के हिसाब से टी गार्डन वर्कर प्लांटेशन बिना परमिशन के नहीं छोड़ सकते थे, यानी वो ऑलमोस्ट जेल जैसी लाइफ जी रहे थे। जब वर्कर्स ने सुना कि गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं, तो उन्होंने सोचा गांधी राज आने वाला है और गांधी राज आने के बाद सबको ज़मीन मिलेगी, सब फ्री हो जाएंगे। इसीलिए हज़ारों वर्कर प्लांटेशन छोड़कर अपने गाँव की तरफ चल दिए। लेकिन उनकी जर्नी सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि रेलवे स्ट्राइक चल रही थी, स्टीमर्स भी बंद थे, इसीलिए वर्कर्स रास्ते में ही फंस गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, बहुत मारा, वापस भेज दिया। इस तरह उनका सपना टूट गया। हर ग्रुप ने स्वराज का अपना मीनिंग निकाला। कांग्रेस ने स्वराज का एक जनरल आइडिया दिया था, लेकिन फार्मर्स ने सोचा हाई टैक्स और रेंट ख़त्म हो जाएगा। वहीं ट्राइबल्स की ये सोच थी कि जंगल के राइट्स वापस मिलेंगे। प्लांटेशन वर्कर्स ने सोचा हमें घर जाने की फ्रीडम मिलेगी। यानी सब लोगों ने स्वराज को अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के रूप में देखा। जब ट्राइबल्स और फार्मर्स गांधी जी की जय, स्वतंत्र भारत जैसे स्लोगन लगाते थे, तो इसका मतलब सिर्फ गांधी जी को सपोर्ट करना नहीं था। इसका मतलब था वो अपने लोकल स्ट्रगल को पूरे इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट से जोड़ना चाहते थे। यानी लोकल प्रॉब्लम प्लस नेशनल मूवमेंट एक साथ थे। इससे उन्हें लगता था कि उनकी लड़ाई और भी पावरफुल हो जाएगी। अब आप ये पिक्चर देख सकते हैं, चौरी चौरा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। डेट 5 फरवरी 1922। एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। पुलिस ने प्रोटेस्टर पर फायरिंग कर दी। इससे लोग बहुत गुस्से में आ गए। गुस्से में भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। अंदर मौजूद 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई। ये इंसिडेंट वायलेंट हो गया।
गांधी जी का मूवमेंट हमेशा अहिंसा यानी नॉन वायलेंस पर बेस्ड था। जब उन्हें चौरी चौरा के वायलेंस के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, लोग अभी अहिंसा के लिए तैयार नहीं हैं। इसीलिए 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ यानी बंद कर दिया। ये डिसीजन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, लेकिन कई कांग्रेस लीडर इससे एग्री नहीं करते थे, लेकिन गांधी जी के लिए अहिंसा सबसे इंपॉर्टेंट थी। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अभी तक हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा और सारी चीज़ें पढ़ी। अब ये नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट होता है, टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये इस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई और क्या हुआ? गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विदड्रॉ किया और कांग्रेस के लीडर के अलग अलग ओपिनियन थे। फरवरी 1992 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन बंद कर दिया। इसका रीज़न ये था कि कई जगह मूवमेंट वायलेंट हो रहा था। गांधी जी चाहते थे कि सत्याग्रही पहले अहिंसा की प्रॉपर ट्रेनिंग ले। इसके बाद कांग्रेस के लीडर की सोच दो ग्रुप में बंट गई। ग्रुप 1 काउंसिल पॉलिटिक्स सपोर्टर्स, जिसमें लीडर थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। इनका मानना था कि ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर ब्रिटिश पॉलिसीज़ का अपोजिशन करना चाहिए, अंदर से रिफॉर्म के लिए प्रेशर बनाना चाहिए। ग्रुप 2 जो था वो रेडिकल लीडर्स का था। इसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस थे। इनका मानना था सिर्फ काउंसिल में जाने से आज़ादी नहीं मिलेगी, स्ट्रॉन्ग मास मूवमेंट और पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करनी चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को चेक करने के लिए एक कमीशन भेजा। इसका नाम था साइमन कमीशन 1928। इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि कमीशन के सारे मेंबर्स ब्रिटिश थे, एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इसीलिए इंडियंस को लगा कि ब्रिटिश हमारे फ्यूचर का डिसीजन हमसे पूछे बिना कर रहे हैं। जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो हर जगह लोगों ने प्रोटेस्ट किया। सबका स्लोगन था साइमन गो बैक। इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस, मुस्लिम लीग दोनों ने पार्टिसिपेट किया, यानी लगभग सब पॉलिटिकल पार्टी इसके अगेंस्ट थी। ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में कहा, फ्यूचर में इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जा सकता है और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होगी। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इंडिया को कुछ फ्रीडम मिलेगी, लेकिन ब्रिटिश किंग के अंडर ही रहेगा। कांग्रेस को ये ऑफर पसंद नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस अब पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहती थी। हम इस पर्पल बॉक्स में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें लाला लाजपत राय के बारे में दिया हुआ है। साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया था। उन्हें बहुत सीरियस इंजरी हुई और कुछ टाइम बाद ही उनकी डेथ हो गई। इसीलिए उन्हें फ्रीडम स्ट्रगल के शहीदों में याद किया जाता है। में आप लोग देख सकते हैं कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर मीटिंग कर रहे हैं। फोटो में देख रहे हैं महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये लीडर इंडिया के फ्यूचर मूवमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। साइमन कमीशन और लॉर्ड इरविन के ऑफर के बाद कांग्रेस के यंग लीडर और भी स्ट्रांग हो गए। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ये दोनों कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहते थे। जो लीडर पहले डोमिनियन स्टेटस से अग्री था, उनका इन्फ्लुएंस कम होने लगा। दिसंबर 1929 कांग्रेस का सेशन लाहौर में हुआ। इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। इसी सेशन में कांग्रेस ने ऑफिशियली अनाउंस किया, इंडिया का गोल अब पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कांग्रेस ने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 पूरे इंडिया में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। सब लोग एक प्लेज यानी शपथ लेंगे, हम पूर्ण स्वराज के लिए स्ट्रगल करेंगे। लेकिन ये सेलिब्रेशन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। बहुत लोगों को फ्रीडम का आइडिया समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि एक सिंपल इशू चूज़ करना होगा, हर इंसान को समझ आए। हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस। इसके बाद क्या होता है, गांधी जी को एक ऐसा इशू चाहिए था जो रिच को भी अफेक्ट करे और पुअर को भी अफेक्ट करे। उन्होंने चूज़ किया सॉल्ट यानी नमक। नमक क्यों? क्योंकि हर इंसान नमक यूज़ करता है, रिच भी और पुअर भी। इसीलिए गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का डिसीजन लिया। 31 जनवरी 1930 गांधी जी ने वाइसराय लॉर्ड इरविन को एक लेटर भेजा। उसमें 11 डिमांड्स लिखी थी। इन डिमांड्स में फार्मर, वर्कर, बिजनेसमैन, पुअर पीपल सबके इंटरेस्ट को इंक्लूड किया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड थी सॉल्ट टैक्स हटाने की। सॉल्ट एक बेसिक नेसेसिटी है, हर आदमी यूज़ करता है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट बनाती भी थी, सॉल्ट बेचती भी थी और सॉल्ट पर टैक्स भी लेती थी। गांधी जी ने कहा, यह ब्रिटिश रूल का सबसे अनफेयर एग्जाम्पल है, इसीलिए सॉल्ट टैक्स ख़त्म होना चाहिए।
गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को वार्निंग दी, अगर डिमांड्स नहीं मानी जाएंगी तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई रिस्पांस नहीं किया, इसीलिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक मार्च शुरू की। उनके साथ 78 वॉलंटियर्स थे। डांडी मार्च का डिस्टेंस 240 माइल्स लगभग 390 किलोमीटर्स था। इसकी ड्यूरेशन थी 24 दिन, यानी उन्हें 24 दिन लगे वहाँ से पहुँचने में। रास्ते में हज़ारों लोग गांधी जी को सुनने आए। गांधी जी लोगों को समझाते थे स्वराज क्या है, ब्रिटिश का अपोज कैसे करना है, पीसफुली प्रोटेस्ट कैसे करना है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुंच गए। वहां उन्होंने समुंदर के पानी से नमक बनाया। ये ब्रिटिश लॉ तोड़ना था। इसी को सिविल डिसओबीडियंस का पहला स्टेप माना गया। जब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ा, उसी दिन से ऑफिशियली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। इस मूवमेंट में लोग सिर्फ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का बॉयकॉट नहीं कर रहे थे, अब लोग ब्रिटिश लॉज को भी ओपनली तोड़ रहे थे। यही सिविल डिसओबीडियंस का मेन डिफरेंस था। डिफरेंस देखते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का बॉयकॉट हुआ था, वहीं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में ब्रिटिश लॉ तोड़ना प्लस गवर्नमेंट का ओपनली विरोध करना, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में था। पिछले पेज में हमने देखा कि गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को डांडी मार्च में सॉल्ट लॉ तोड़ा और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू होते ही पूरे इंडिया में लोग एक्टिव हो गए। अब लोग सिर्फ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट नहीं कर रहे थे, वो सीधे ब्रिटिश के लॉ तोड़ रहे थे। जैसे सॉल्ट लॉ तोड़ना, गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के बाहर प्रोटेस्ट करना, फॉरेन क्लोथ का बॉयकॉट, लिक्विड शॉप के बाहर पिकेटिंग, यानी लोग ओपनली ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे। फार्मर और फॉरेस्ट पीपल भी मूवमेंट में शामिल हुए। मूवमेंट विलेज तक पहुंच गया। फार्मर्स ने क्या किया कि लैंड रेवेन्यू देना बंद कर दिया और चौकीदारी टैक्स देना भी मना कर दिया। चौकीदारी टैक्स क्या था? ब्रिटिश विलेज में चौकीदार रखते थे, उसका खर्चा विलेजर से टैक्स लेकर वसूल करते थे। फार्मर्स ने ये टैक्स देना भी अब मना कर दिया। फॉरेस्ट पीपल ने क्या किया कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट में वो घुस गए, वहाँ लकड़ी कलेक्ट की, अपने एनिमल्स को चराया, यानी उन्होंने ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ को तोड़ दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट मूवमेंट से डर गई, इसीलिए कांग्रेस के लीडर को एक एक करके अरेस्ट करना शुरू किया। लेकिन इससे मूवमेंट में और तेज़ी आई। इस जगह लोगों और पुलिस के बीच क्लैशेस हुए। पेशावर के लीडर थे अब्दुल गफर खान, इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। वो गांधी जी के बहुत क्लोज फॉलोवर थे। अप्रैल 1930 में ब्रिटिश ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। इससे लोग बहुत गुस्से में आ गए। पुलिस ने फायरिंग की, कई लोग शहीद हो गए। 1 महीने बाद ब्रिटिश ने गांधी जी को भी अरेस्ट किया। इसके बाद सोलापुर इंडस्ट्रियल वर्कर ने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, रेलवे स्टेशन पर अटैक किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग को टारगेट किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट और भी स्ट्रिक्ट हो गई। उन्होंने पीसफुली सत्याग्रही को मारा, वुमेन और चिल्ड्रन को भी पीटा। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई थी, इसीलिए गांधी जी और वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच बात हुई। 5 मार्च 1931 को एक एग्रीमेंट हुआ। इसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट। इस एग्रीमेंट के बाद गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टेम्परेरी रोक दिया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री किया। इरविन पैक्ट 1931 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने का प्रॉमिस किया। 1931 में गांधी जी लंदन गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल नहीं हुई। गांधी जी डिसअपॉइंटेड होकर इंडिया वापस आए। इंडिया आने के बाद उन्होंने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से रिप्रेशन शुरू कर दिया। अब्दुल गफर खान जेल में थे, जवाहरलाल नेहरू भी जेल में थे। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। मीटिंग्स और डिमॉन्स्ट्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। इसलिए गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे मूवमेंट की स्ट्रेंथ कम हो गई। 1934 तक ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। गांव में सबसे एक्टिव थे पाटीदार्स जो कि गुजरात में थे और जाट्स जो कि उत्तर प्रदेश में थे। ये रिच फार्मर्स थे और कमर्शियल क्रॉप उगाते थे। इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से क्रॉप की प्राइसेस भी गिर गई, इनकम कम हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा लैंड रेवेन्यू मांग रही थी। फार्मर्स ने डिमांड की लैंड रेवेन्यू कम करो। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो रिच फार्मर्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बन गए। 1931 में गांधी जी ने मूवमेंट टेम्परेरी रोक दिया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कम नहीं किया, इसीलिए रिच फार्मर्स बहुत डिसअपॉइंटेड हुए। जब 1932 में मूवमेंट दोबारा शुरू हुआ तो कई रिच फार्मर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया।
पुअर फार्मर्स की सिचुएशन और भी डिफ़िकल्ट थी। ये ज़्यादातर स्मॉल टेनेंट्स थे, दूसरे लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन पर फार्मिंग करते थे। इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद उनकी इनकम बहुत कम हो गई, इसीलिए वो रेंट भी नहीं दे पा रहे थे। उनकी डिमांड थी नो रेंट, यानी ना रेंट देना बाकी है उसे माफ़ कर दिया जाए। पुअर फार्मर्स ने नो रेंट कैंपेन शुरू किया, लेकिन कांग्रेस ने इसे पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर कांग्रेस लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट खुलकर सपोर्ट करती तो रिच फार्मर और लैंडलॉर्ड नाराज़ हो जाते। इसीलिए कांग्रेस ने बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की। इसी वजह से पुअर फार्मर और कांग्रेस के बीच रिलेशन थोड़ा वीक रहा। अब हम इस पर्पल बॉक्स में देख लेते हैं क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA, जो कि 1928 में बनी एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनी। HSRA, इसके फेमस लीडर थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और अजय घोष। इनका मानना था कि ब्रिटिश को सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट से नहीं बल्कि रिवॉल्यूशनरी एक्शन से भी चैलेंज किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखते हैं। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका। बॉम्ब का पर्पस किसी को मारना नहीं था, उनका एम था ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी आवाज़ सुनाना। बाद में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अरेस्ट किया गया। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लास? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम इंडियन बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट ने काफ़ी प्रॉफिट कमाया था। अब वो अपना बिज़नेस और बढ़ाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी उनके बिज़नेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। बिजनेसमैन की मेन डिमांड थी फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट कम हो, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन मिले, ब्रिटिश गवर्नमेंट बिजनेस पर रेस्ट्रिक्शन हटाए। अपने डिमांड्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बिजनेसमैन ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जैसे इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 और FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ 1927। इसमें फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और JD बिरला। ये लोग कांग्रेस और गांधी जी को सपोर्ट करते थे। जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, बिजनेसमैन ने कांग्रेस को पैसे दिए, फॉरेन गुड्स खरीदना बंद कर दिया, मूवमेंट को सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि स्वराज के बाद ब्रिटिश रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी, इंडियन बिजनेस फ्रीली ग्रो करेगा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होने के बाद बिजनेसमैन टेंशन में आ गए। उन्हें लगा मूवमेंट ज़्यादा वायलेंट हो रहा है, बिजनेसमैन डिस्टर्ब हो रहे हैं, सोशलिस्ट आइडिया भी बढ़ रहे हैं, इसीलिए धीरे धीरे उनका एंथुसियाज्म कम हो गया। इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ कुछ एरियाज़ में पार्टिसिपेशन हुआ, जैसे नागपुर वर्कर्स गांधी जी के एक मूवमेंट से इंस्पायर हुए, लेकिन उनकी प्रॉब्लम भी थी, जैसे कि कम वेजेस मिलना, पुअर वर्किंग कंडीशन थी, इसीलिए वर्कर्स ने स्ट्राइक भी की। चाहते थे कि बेटर सैलरी और बेटर वर्क कंडीशंस मिले, लेकिन कांग्रेस ने इन डिमांड्स को ऑफिशियली सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस बिजनेसमैन को नाराज़ नहीं करना चाहती। अगर वर्कर्स की डिमांड सपोर्ट करती तो इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस से दूर हो जाते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की सबसे स्पेशल बात थी कि वुमेन्स की लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेशन हो रही थी। जब गांधी जी सॉल्ट मार्च कर रहे थे, हज़ारों वुमेन्स घर से बाहर निकली, उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च में पार्टिसिपेट किया, सॉल्ट बनाया, फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकॉट किया, लिक्विड शॉप के बाहर पिकेटिंग की। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वुमेन्स यानी औरतों ने हिस्सा लिया। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स देखते हैं इस ब्लू बॉक्स में। 1918 से 1990 बाबा रामचंद्र ने यूपी के पेजेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया। अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। जनवरी 1921 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट और गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विदड्रॉ कर दिया। 1924 में अलूरी सीताराम राजू अरेस्ट हुए। दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन और पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन हुआ। 1930 में अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई और गांधी जी ने सॉल्ट मार्च शुरू की। मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टेम्परेरी विड्रॉ हुआ। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और 1932 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दोबारा से शुरू हुआ। देखते हैं नेक्स्ट पेज।
इस फोटो में आप देख सकते हैं वुमेन नेशनल प्रोसेशन में चल रही हैं। ये दिखाता है कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वुमेन घर से बाहर आकर फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा बनी। मूवमेंट के दौरान वुमेन्स ने यानी औरतों ने फॉरेन क्लोथ्स के शॉप्स के बाहर पिकेटिंग की, लिक्विड शॉप्स के बाहर प्रोटेस्ट किया। कई वुमेन्स जेल भी गईं। विलेज में मूवमेंट ज्वाइन करने वाली वुमेन्स रिच पीजेंट्स फैमिली से थी। गांधी जी के स्पीच से इंस्पायर होकर उन्होंने देश की सेवा को अपना सैक्रेड ड्यूटी यानी पवित्र कर्तव्य माना। आंदोलन में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था, लेकिन सोसाइटी में उनकी पोजीशन में कोई बड़ा चेंज नहीं आया। गांधी जी मानते थे कि वुमेन का मेन ड्यूटी घर संभालना है। अच्छी माँ और अच्छी वाइफ बनना भी उनका इम्पॉर्टेंट रोल है। कांग्रेस भी वुमेन को ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप पोजीशन देने के लिए तैयार नहीं थी। उनकी पार्टिसिपेशन को ज़्यादा सिंबॉलिक माना गया। द लिमिट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। सभी लोग स्वराज के आइडिया से इक्वली इंस्पायर नहीं हुए थे। एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप था दलित यानी डिप्रेस्ड क्लासेस और अनटचेबल। 1930 के आसपास दलित ने खुद को दलित या डिप्रेस्ड क्लास कहना शुरू किया। बहुत सालों तक कांग्रेस ने उनकी प्रॉब्लम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस को डर था कि अगर दलित के इशू का स्ट्रांगली सपोर्ट किया गया तो अपर कास्ट हिंदूज़ नाराज़ हो सकते हैं। गांधी जी मानते थे कि जब तक अनटचेबिलिटी यानी अछूत प्रथा खत्म नहीं होगी तब तक असली स्वराज नहीं आ सकता। उन्होंने दलित को हरिजन नाम दिया। हरिजन का मीनिंग होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड यानी भगवान के बच्चे। गांधी जी चाहते थे कि सोसाइटी से अनटचेबिलिटी खत्म हो। पिछले पेज में पढ़ा, गांधी जी ने दलित को हरिजन कहा यानी चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा। उन्होंने उनके लिए कई सोशल रिफॉर्म किए। टेम्पल एंट्री यानी मंदिरों में प्रवेश वर्जित किया। पब्लिक वेल्स एंड टैंक्स का यूज़ करने का अधिकार उन्हें दिलवाया। रोड्स और स्कूल के एसेस करवाए। गांधी जी ने खुद भी भांगी यानी सफाई कर्मचारी का काम करके दिखाया, ताकि लोग समझे कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उन्होंने अपर कास्ट हिंदूज से अपील की कि वो अनटचेबिलिटी छोड़ दें। कई दलित लीडर्स को लगता था कि सोशल रिफॉर्म से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उनकी डिमांड थी कि स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्व सीट्स हों, लेजिस्लेचर में रिजर्व सीट्स हों, सेपरेशन इलेक्टोरेट्स यानी दलित अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करें। उनका मानना था कि पॉलिटिकल पावर मिलेगी तभी उनकी लाइफ इम्प्रूव होगी। इसीलिए सिविल डिसओबीडियंस में दलित की पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं थी, स्पेशली महाराष्ट्र और नागपुर में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाई। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में उन्होंने डिमांड की कि दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिमांड को मान लिया, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि अगर दलित के लिए अलग इलेक्टोरेट बन गया तो हिंदू सोसाइटी और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगी। इसीलिए गांधी जी ने जेल में फास्ट अनटू डेथ यानी आमरण अनशन शुरू कर दिया। आखिर में गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था पूना पैक्ट, जो सितंबर 1932 में हुआ। इसमें दलित को रिजर्व्ड सीट मिलेंगी, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। दलित कैंडिडेट को जनरल इलेक्टोरेट ही वोट करेगा। इसके बाद भी कई दलित लीडर कांग्रेस पर पूरा ट्रस्ट नहीं कर पाए। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में कई मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट के ख़त्म होने के बाद कई मुस्लिम को लगा कि कांग्रेस उनकी कॉन्सर्न को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है। 1920 के बाद कांग्रेस का कनेक्शन कुछ हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप से ज़्यादा दिखने लगा। इसी वजह से कई मुस्लिम कांग्रेस से दूर होते गए। 1920 और 1930s में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच टेंशन बढ़ने लगी। रिलीजियस प्रोसेशन और पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट की वजह से कई जगह कम्युनल रियट्स हुए। हर रियट्स के बाद दोनों कम्युनिटीज़ के बीच ट्रस्ट और कम होता गया। फोटो में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सेवाग्राम आश्रम 1935 में साथ साथ जा रहे हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज़ के लीडर भी मौजूद थे। मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग के इम्पॉर्टेंट लीडर थे, एक कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम को सेंट्रल असेंबली में रिजर्व्ड सीट मिल जाएं, बंगाल और पंजाब जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस में पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिले, तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड छोड़ सकते हैं। यानी जिन्ना एक बीच का रास्ता निकालना चाहते थे। 1928 में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई। इसका एम था सब पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर एक कॉमन सोल्यूशन निकाले, लेकिन एग्रीमेंट नहीं हो सका क्योंकि M.R. जयंकर यानी हिंदू महासभा से जुड़े लीडर ने कॉम्प्रोमाइज़ का अपोज़ किया। इस वजह से हिंदू और मुस्लिम लीडर के बीच ट्रस्ट और कम हो गया।
जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ तब हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच ऑलरेडी सस्पिशियन और डिस्ट्रक्ट था। बहुत से मुस्लिम्स कांग्रेस के मूवमेंट से जुड़ नहीं पाए। मुस्लिम लीडर को डर था कि अगर इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और हिंदू मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनी तो मुस्लिम की कल्चर, रिलीजन, आइडेंटिटी, पॉलिटिकल राइट कमज़ोर हो सकते हैं। इसी वजह से मुस्लिम पार्टिसिपेशन लिमिटेड रही। अब हम देखते हैं इस येलो बॉक्स में क्या हुआ है। ये एक सोर्स दिया हुआ है। सर मोहम्मद इकबाल 1930 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा मुस्लिम एक अलग कम्युनिटी है, उनकी कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन सब अलग है, इसीलिए उन्हें पॉलिटिकल सेफ गार्ड मिलनी चाहिए। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को मुस्लिम के राइट्स प्रोटेक्ट करने का इम्पॉर्टेंट तरीका बताया। बाद में उनके आइडियाज़ ने पाकिस्तान की डिमांड को इंटेलेक्चुअल सपोर्ट दिया। इसमें हम देखते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब है जब लोग अपने रिलीजियस कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सबसे इम्पॉर्टेंट मानकर पॉलिटिक्स या सोसाइटी को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू कम्युनलिज्म, मुस्लिम कम्युनलिज्म। एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में कम्युनलिज्म का मतलब कम्युनिटीज़ के बीच पॉलिटिकल डिफरेंस और डिस्ट्रस्ट से है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। अब तक हमने पढ़ा कि गांधी जी ने अलग अलग मूवमेंट चलाए और इंडिया के लोग ब्रिटिश रूल के खिलाफ एकजुट हुए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडिया में इतनी अलग अलग लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर होने के बाद भी लोगों में हम एक हैं वाली फीलिंग कैसे आ गई। फीलिंग को सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कहते हैं। ये चैप्टर का लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस फिगर में आप देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक को दिखाया गया है। इसका बॉर्डर आप देख सकते हैं। इसमें इनके आसपास टेंपल, चर्च और मॉस्क सब दिखाए गए हैं। इसका मैसेज ये था कि सब रिलीजन मिलकर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिटी का सिंबल था। नेशनलिज्म तब स्ट्रांग होता है जब लोग ये बिलीव करते हैं कि हम सब एक ही देश के लोग हैं, हमारी प्रॉब्लम्स और फ्यूचर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे रिलीजन हो या लैंग्वेज या कास्ट अलग हो, फिर भी हम सब इंडियंस हैं। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में ये फीलिंग बनाना आसान नहीं था, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रीजन और डिफरेंट कल्चर थे। इसीलिए सवाल था कि लोगों में यूनिटी की फीलिंग कैसे डेवलप हुई। लोगों में यूनिटी की फीलिंग सिर्फ ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने से नहीं बनी। इसके अलावा भी बहुत कल्चरल चीज़ों ने लोगों को एकजुट किया, जैसे हिस्ट्री, स्टोरीज़, नॉवेल, फोक टेल्स, सॉन्ग, पेंटिंग, सिंबल, नेशनल प्रिंट। ये सब लोगों के इमेजिनेशन को इंस्पायर करते थे। इन सब ने मिलकर इंडियंस को फील करवाया कि हम सब एक ही नेशन के पार्ट हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले भारत माता का आइडिया दिया। 1870 में उन्होंने फेमस सॉन्ग वंदे मातरम लिखा। बाद में इस सॉन्ग को उन्होंने अपनी नॉवेल आनंद मठ में इंक्लूड किया। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम ये गाना लोगों को बहुत इंस्पायर करता था। धीरे धीरे भारत माता इंडिया का सिंबल बन गई। स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर होकर अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई। उन्होंने भारत माता को एक सन्यासिनी यानी एस्केटिक वुमेन के रूप में दिखाया। वो शांत थी, पवित्र, स्पिरिचुअल, सबका ख्याल रखने वाली थी। पेंटिंग में भारत माता के चार हाथ हैं। हर हाथ में एक सिंबल है। भारत माता के हाथों में बुक यानी जो नॉलेज का प्रतीक है, जो शिक्षा को दिखाती है। शीफ ऑफ ग्रीन जो फूड है, अनाज को दिखाता है। वाइट क्लोथ जो क्लोथिंग यानी कपड़ों को दिखाता है। और माला जो स्पिरिचुअलिटी और प्योरिटी को दिखाता है। ये दिखाता है कि भारत माता अपने बच्चों की हर ज़रूरत पूरी करती हैं। बाद में बहुत से आर्टिस्ट ने भारत माता की अलग अलग पेंटिंग बनाई। पोस्टर्स, कैलेंडर और प्रिंट में भारत माता की इमेजेस हर जगह दिखने लगी। लोग भारत माता की रिस्पेक्ट करना देशभक्ति का सिंबल मानने लगे, यानी भारत माता की सेवा का बराबर देश की सेवा। नेशनलिस्ट लीडर को लगा कि इंडिया की असली पहचान उसकी लोक संस्कृति यानी फोक कल्चर में छुपी हुई है। इसीलिए उन्होंने फोक सॉन्ग कलेक्ट किए, लोक कहानियाँ लिखी, लेजेंड्स रिकॉर्ड किए, विलेज ट्रेडिशन प्रिजर्व किए। उनका मानना था कि ब्रिटिश रूल ने इंडियन कल्चर को वीक कर दिया है। अगर इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो अपनी कल्चर को बचाना ज़रूरी है। रविंद्रनाथ टैगोर खुद विलेज में जाकर फोक सॉन्ग, बैलेड्स, नर्सरी राइम्स, मिथ्स कलेक्ट करते थे। उनका मानना था कि इंडिया की असली आइडेंटिटी विलेजेस और फोक ट्रेडिशन में है, इसीलिए उन्होंने फोक मूवमेंट को सपोर्ट किया। इमेज देख सकते हैं, इसमें जवाहरलाल नेहरू के हाथ में भारत माता और इंडिया का मैप है। ये दिखाता है कि वो भारत माता की रिस्पेक्ट करते हैं। वो इंडिया को एक यूनाइटेड नेशन बनाना चाहते थे। हम इसके नेक्स्ट पेज पर आते हैं, नाट्यशास्त्री और फोक लिटरेचर।
मद्रास आज के चेन्नई में नाट्य शास्त्री ने तमिल फोक टेल्स की 4 वॉल्यूम पब्लिश की। उनका मानना था कि फोक लिटरेचर ही असली नेशनल लिटरेचर है, क्योंकि इसमें आम लोगों की सोच, वैल्यूज़ और कल्चर दिखाई देते हैं। फोक स्टोरीज़ का मतलब है आम लोगों की असली ज़िंदगी का दर्पण। इससे लोग अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट बढ़ता गया, लीडर्स को समझ आया कि सिंबल और फ्लैग लोगों को एक साथ जोड़ने का पावरफुल मीडियम है। स्वदेशी मूवमेंट फ्लैग बंगाल में एक ट्राई कलर फ्लैग यानी रेड, ग्रीन, येलो बनाया गया। इसमें 8 लोटस फ्लावर्स ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सन और क्रिसेंट मून हिंदूज़ और मुस्लिम की यूनिटी को दिखाते थे। स्वराज फ्लैग 1921 में आया। 1921 में महात्मा गांधी ने स्वराज फ्लैग डिज़ाइन किया। इसमें रेड, ग्रीन, वाइट कलर था और बीच में चक्र यानी स्पिनिंग व्हील था। चक्र का मतलब था सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिलायंस, स्वदेशी। इस फ्लैग को रैलीज और मार्चेस में लेकर चलना ब्रिटिश रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट का सिंबल बन गया। फ्लैग सिर्फ कपड़ा नहीं था, ये फ्रीडम और यूनिटी का सिंबल था। हिस्ट्री को दोबारा समझना यानी नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए लीडर्स ने इंडियन हिस्ट्री को नए नज़रिए से देखना शुरू किया। ब्रिटिश कहते थे कि इंडियंस बैकवर्ड और प्राइमिटिव हैं और ख़ुद को रूल नहीं कर सकते। इसका जवाब देने के लिए इंडियन हिस्टोरियन ने बताया कि एंशिएंट इंडिया बहुत एडवांस थी। आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, फ़िलासफ़ी, क्राफ्ट, ट्रेड सब बहुत डेवलप्ड थे। उनका मानना था कि इंडिया का गोल्डन पीरियड ब्रिटिश आने से पहले था और बाद में डिक्लाइन हुआ। इसीलिए लोगों को अपने ग्लोरियस पास्ट पर गर्व करना चाहिए और प्रेजेंट सिचुएशन को बदलने के लिए स्ट्रगल करना चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी थी। नेशनलिज्म को प्रमोट करने की ये कोशिश हर जगह सक्सेसफुल नहीं हुई। जब हिस्ट्री में सिर्फ हिंदू पास्ट को ग्लोरीफाई किया गया और सिंबल हिंदू रिलीजन से लिया गया, तो दूसरे कम्युनिटीज़ के लोगों को लगा कि उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। इससे यूनिटी में प्रॉब्लम भी आई। सोर्स ई जो कि येलो बॉक्स में दिया हुआ है। इस सोर्स में तारिणी चरण चट्टोपाध्याय लिखते हैं कि पहले फॉरेन ट्रैवलर्स इंडियन की ऑनेस्टी, करेज और सिंप्लिसिटी की तारीफ़ करते थे, लेकिन अब इंडिया पर फॉरेनर्स रूल कर रहे हैं। इसीलिए इंडियंस को अपनी पुरानी ग्रेटनेस याद करके ब्रिटिश रूल के खिलाफ खड़े होना चाहिए। मैसेज ये था कि अपने ग्लोरियस पास्ट को याद करो, देश को आज़ाद करने के लिए एकजुट हो जाओ। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का कंक्लूजन यानी इस चैप्टर का लास्ट पेज और इसका कंक्लूजन। अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट। 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। इस वजह से इंडिया के अलग अलग ग्रुप्स जैसे फार्मर, वर्कर्स, स्टूडेंट, वुमेन और बिजनेसमैन सब फ्रीडम के लिए एक साथ आने लगे। महात्मा गांधी की लीडरशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लोगों की प्रॉब्लम्स को ऑर्गेनाइज करके इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू किया। कांग्रेस का मेन एम था कि सब इंडियंस को एक यूनाइटेड नेशन बनाया जाए। बट एज वी हैव सीन डाइवर्स ग्रुप, इंडिया में हर ग्रुप की प्रॉब्लम अलग थी। फार्मर्स को हाई टैक्सेस से फ्रीडम चाहिए थी, वर्कर्स को बेटर वेजेस और राइट्स चाहिए थे, बिजनेसमैन को ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसीज़ से फ्रीडम चाहिए थी, स्टूडेंट और यूथ पॉलिटिकल फ्रीडम चाहते थे। इसीलिए आज़ादी यानी फ्रीडम का मतलब हर ग्रुप के लिए अलग था। कांग्रेस हमेशा ये कोशिश करती थी कि किसी एक ग्रुप की डिमांड दूसरे ग्रुप को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन सबको खुश रखना बहुत मुश्किल था। कभी मूवमेंट में यूनिटी आ जाती थी और कभी ग्रुप्स के बीच डिफरेंसेस की वजह से यूनिटी टूट जाती थी। इसीलिए नेशनल मूवमेंट में कभी सक्सेस मिली, कभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हुए। आखिर में इंडिया एक ऐसे नेशन के रूप में उभर रहा था जहां बहुत सारी अलग अलग आवाज़ें थीं। सबका गोल एक ही था, ब्रिटिश रूल से आज़ादी। लेकिन हर ग्रुप अपनी प्रॉब्लम और एक्सपेक्टेशन के साथ मूवमेंट में शामिल था। 1942 में क्रिप्स मिशन फेल हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के इफ़ेक्ट की वजह से इंडियन बहुत नाराज़ हो गए। इस सिचुएशन को देखकर महात्मा गांधी ने ब्रिटिश को इंडिया छोड़ने का डिमांड किया। 14 जुलाई 1942 को वार्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया। उसके बाद 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे यानी मुंबई में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अप्रूव किया। इस मीटिंग में गांधी जी ने अपना फेमस स्लोगन दिया, डू और डाई, करो या मरो। इसका मतलब था या तो इंडिया को आज़ाद करो या फिर मिशन के लिए अपनी पूरी जान लगा दो। ये स्लोगन पूरे देश में बहुत फेमस हो गया।
क्विट इंडिया मूवमेंट एक मास मूवमेंट बन गया है। इसमें स्टूडेंट, वर्कर, फार्मर, ऑर्डिनरी पीपल सब ने पार्टिसिपेट किया। लोगों ने हड़ताल की, डिमॉन्स्ट्रेशंस की, प्रोसेशन निकाले, नेशनल स्लोगन लगाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट कई जगह पर कंट्रोल खो बैठी। मूवमेंट में कई फेमस लीडर और वुमेन ने भी इम्पोर्टेंट रोल निभाया, जैसे जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, कनकलता बरुआ, रमा देवी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मूवमेंट को फोर्स से सब दबा दिया। मूवमेंट को सप्रेस करने में 1 साल से ज़्यादा लग गया। इस फोटो में बॉम्बे यानी मुंबई क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान वुमेन के प्रोसेशन दिखाए गए हैं। ये बताते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल में वुमेन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया और ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। अब ओवरऑल इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट था। गांधी जी की लीडरशिप में अलग अलग रिलीजन, कास्ट और क्लासेस के लोग ब्रिटिश रूल के खिलाफ एकजुट हुए। सबके गोल और प्रॉब्लम अलग थे, इसीलिए कभी यूनिटी बनी और कभी यूनिटी नहीं बनी। फिर भी सबका फाइनल एम यही था, इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ादी दिलाना। द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 ने फ्रीडम स्ट्रगल को और भी पावरफुल बना दिया और इंडिपेंडेंस की राह को तेज़ कर दिया। तो दोस्तों, ये था आपका चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। मैंने हर एक हेडिंग और टॉपिक को काफ़ी ढंग से पढ़ाया है। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।